Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. Welcome to the part 9 of this video series. इस वीडियो में हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंसेप्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है। A relational database refers to the database that store data in a structured format using rows and columns. अब जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम जब एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल बनाते हैं। अब वो टेबल रोज़ एंड कॉलम्स पे वो मुश्तमिल होता है। अब जो रोज़ होती हैं उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रिकॉर्ड्स हम टेबल में ऐड करते हैं। जो आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है, कॉलम रिप्रेजेंट्स द एट्रीब्यूट्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक स्टूडेंट का टेबल है, तो स्टूडेंट में स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट CNIC, स्टूडेंट ईमेल, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये कॉलम्स की फॉर्म में है, ठीक है। और जो आपका रिकॉर्ड है कि आपने फर्स्ट स्टूडेंट का नेम एंटर किया, फिर सेकंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर किया, फिर थर्ड स्टूडेंट का, तो ये जो रोज़ की फॉर्म में आपका रिकॉर्ड इंटर हो रहा है और कॉलम्स की फॉर्म में आपका जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के, ठीक है, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द टेबल फॉर्मेट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो रिलेशनल डेटाबेस है ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट पे बेस करती है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है? इजी टू लोकेट एंड एक्सेस स्पेसिफिक वैल्यूज़ विद इन द डेटाबेस, कि जब भी हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, डाटा की ज़रूरत होती है, जिस जिस डाटा को हमने फेच करना होता है, हम एक क्यूरी फार्मूलेट करते हैं, क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं और उस क्यूरी के अगेंस्ट हमारे पास डेटाबेस में से रिज़ल्ट जनरेट होके आउटपुट में आ जाता है। It is relational because the values within each column are related to each other. अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास इंटरलिंक्ड होती हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं, जबकि जो ओवरऑल हमारे टेबल हैं वो टेबल्स भी एक दूसरे के साथ जो है लिंक हो रही होती हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे अभी, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। The relational structure make it possible to run queries across multiple tables at once, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारे पास एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स हो जाता है तो हम उसके मुताबिक जब हम क्यूरी फार्मूलेट करते हैं तो हमें मल्टीपल टेबल्स में से रिकॉर्ड को फेच करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये उस वक्त ही पॉसिबल है जब आपने एक रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन की हुई है, आपने टेबल्स के दरमियान में रिलेशंस क्रिएट किए हुए हैं, आपने प्रॉपर प्राइमरी की और फॉरेन कीज़ की जो सेटिंग है वो की हुई है, तो देन यू आर एबल टू गेट द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या होता है? हम चूँकि इसमें पहले भी डिटेल में देख चुके हैं, ये एक सॉफ्टवेयर होता है विच हेल्प्स द यूज़र टू क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस, ठीक है। कि आप एक प्रोग्राम आप बनाते हैं, उस प्रोग्राम में आप क्यूरी करते हैं, डाटा इंसर्शन की क्यूरी, आपने डाटा को इंसर्ट किया है, ठीक है। अब ये DBMS का काम है कि वो डेटाबेस में किस फॉर्मेट में डाटा स्टोर करवाता है, ठीक है। मेक इट इजी टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी को हैंडल कर रहा होता है, इसके अंदर बिल्ट इन सिक्योरिटी के मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर बैकअप्स की फंक्शनलिटी है कि आपने ओवरऑल एक डेटाबेस जो है डिज़ाइन की है, उसके बाद वो आपने किसी एप्लीकेशन के साथ लिंक की है, अब एप्लीकेशन का सारा डाटा उस डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो आप उसका टाइम टू टाइम उसका बैकअप लेके एक सेपरेट फाइल में रख सकते हैं, ठीक है। हम जो डेटाबेस जब हम बनाएंगे तो उसका बैकअप लेना, ठीक है, ऑटोमेटिक बैकअप लेना, ठीक है, मैनुअल बैकअप लेना, ठीक है, क्यूरी के ज़रिए बैकअप लेना, इन सारी चीज़ों को हम इन डिटेल देखेंगे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की फंक्शनैलिटी होती है कि मिसाल के तौर पे आपने एक डेटाबेस है, उसमें से कुछ टेबल्स हैं, आपको एक दूसरी डेटाबेस में वो टेबल्स रिक्वायर्ड है, आप यहाँ से वो रिक्वायर्ड टेबल्स क्यूरी की फॉर्मेट में आप उसको एक्सपोर्ट कर लें, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है।
XML फॉर्मेट में या CSV फॉर्मेट में, और आप उसके बाद जहाँ पे आपको ज़रूरत है आप उनको इंपोर्ट कर लें। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं Amazon.com की। अब Amazon एक ऐसी वेबसाइट है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ठीक है। अब Amazon के कुछ फीचर्स, अब ये क्या करता है, कीप ट्रैक ऑफ प्रोडक्ट्स, रिव्यूज़, परचेज ऑर्डर एक्सेट्रा, ठीक है। हमारे पास क्या है कि Amazon, अब जिस तरह मैं एक यूज़र हूँ, मैं अमेज़ोन पे जाता हूँ, अपना अकाउंट बनाता हूँ, अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग वहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है कि मैं सबसे पहले रजिस्टर हुआ हूँ, तो मेरा डाटा अमेज़ोन की डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो गया। उसके बाद जब मैं लॉगिन हुआ तो उसने क्या किया कि अमेज़ोन की डेटाबेस से मेरे क्रेडेंशियल्स मैच किए, अगर वो मैच हो गए तो मुझे उसने लॉगिन करवा दिया मेरे अकाउंट में। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, जिनकी मैंने लिस्टिंग अमेज़ोन की वेबसाइट पे करनी थी अपने अकाउंट में, वो प्रोडक्ट्स अपलोड किए, तो अगेन मैंने इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, कि मैंने अपने डेटाबेस को अपने सिस्टम में से अपलोड किया है अमेज़ोन के वेब सर्वर पे, ठीक है। अब अमेज़ोन के वेब सर्वर ने वो वाला जो मैंने यहाँ से डाटा अपलोड किया है, वो उसने एक प्रॉपर फॉर्मेट में DBMS के साथ इंटरेक्ट करते हुए अपनी डेटाबेस में स्टोर कर लिया है। अब अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं उसको कहीं भी लिस्टिंग जो है वो कर सकता हूँ। अब सेकंड इसमें है कि ट्रिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन नीड टू बी स्टोर्ड एंड रेडिली अवेलेबल, ठीक है। अब जिस तरह वो डेटाबेस में, अब ये जिस तरह मैंने बना लिया है अकाउंट, इसी तरह जो है थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने बनाए हुए हैं अकाउंट वहाँ पे, ठीक है। तो उनका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल होता है। हम किसी भी हम वो सर्च बॉक्स में क्यूरी लिखते हैं, प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं, हमारे पास नीचे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड आ जाते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही हमने एक प्रोडक्ट का नाम लिखा तो उसने एक क्यूरी जनरेट की, वो क्यूरी वो DBMS के पास गई, उसने DBMS ने रिक्वेस्ट की डेटाबेस से कि ये जो इससे रेलेवेंट रिज़ल्ट हैं वो मुझे जो है सेंड करो। वहाँ से उसके जो रिस्पांस है वो आया, और वो आपके पास वेब एप्लीकेशन में ऑन द पेज आपके पास शो हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये सारा एक जो सर्कल है वो चल रहा होता है। अब इसके बाद है इंफॉर्मेशन और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड क्रिटिकल टू अमेज़ॉन फंक्शन। अब चूँकि जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे होते हैं वहाँ पे वो क्रेडेंशियल्स होते हैं हमारे, ठीक है। जिस तरह हमारा क्रेडिट कार्ड है, तो अमेज़ॉन पे हम अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है, कि जब भी हमने कोई भी प्रोडक्ट लिया है, अगर उसका रिन्यूअल है या हमने परचेज़ किया है, तो अगर हमने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है, अपने क्रेडिट कार्ड के जो पेमेंट मेथड है उसको वैलिडेट भी किया हुआ है, देन आप सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके वो क्रेडिट कार्ड में से वो अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। अब ये चूँकि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है, तो DBMS का जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए। अब ये देखें, हमारे पास यहाँ पे अमेज़ॉन की वेबसाइट है, ये एक सेपरेट चीज़ है जो वेबसाइट है amazon.com। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे DBMS है जो कि हमारे पास ये स्क्वायर फॉर्मेट में है, और ये आपकी डेटाबेस है। अब जब भी अमेज़ॉन से कोई रिक्वेस्ट जाएगी तो वो रिक्वेस्ट DBMS के पास जाएगी, और DBMS अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए वो रिकॉर्ड अपनी डेटाबेस में स्टोर करवाएगा। और जब भी हमें कोई रिकॉर्ड ज़रूरत पड़ेगा, हमने रिकॉर्ड को फेच करना होगा, तो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। जो डेटाबेस है वो रिकॉर्ड DBMS को देगी, और उसके बाद हमारे पास वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे पास हम देखेंगे कि हमारे पास एक जेसन फॉर्मेट होता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, उस फॉर्म में हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो फेच होके आता है, और हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने वेब पेज पे उस रिकॉर्ड को शो करवाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमारी डेटाबेस में जो ऑपरेशंस होते हैं वो 4 ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, SQL में।
क्रिएट कि रिकॉर्ड को क्रिएट करना, मैंने रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। स्टूडेंट का टेबल था तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैंने एंटर किया, इंसर्ट कर दिया। सेकंड ऑपरेशन होता है रीड। अब मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने स्टूडेंट की प्रोफाइल चेक करनी थी, स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक करना था, तो मैंने रीड की क्यूरी भेजी, ठीक है। तो वो जो स्टूडेंट का स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो डेटाबेस से फैच होके हमारे सामने शो हो गया। तो ये हमारा आया रीड का ऑपरेशन। थर्ड है अपडेट का ऑपरेशन, ठीक है। अपडेट, हमने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर दिया, उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, ठीक है, हमने उसको अपडेट कर दी, तो ये अपडेट का ऑपरेशन। अगर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसको वो डिलीट कर देंगे। तो ये 4 ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली जो डेटाबेस पे परफॉर्म किए जाते हैं। अब हमारे पास जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स की MySQL है, ओरेकल है, PostgreSQL है, MariaDB है, और भी काफ़ी सारी हैं, ठीक है। हम इसमें से ये मुख्तलिफ जो हमारे पास RDBMS अवेलेबल है, हम उनको यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ, ताकि हम अपने डाटा को प्रॉपर डेटाबेस में एक प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर कर सकें। अब हमारे पास सेकंड एक कंसेप्ट है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अब बेसिकली SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अब ये क्या है? स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज फॉर इंटरेक्टेड विद द RDBMS। अब जो हमारे पास RDBMS है, इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की ज़रूरत है, ठीक है, कि हम इसे बताएंगे कि ये रिकॉर्ड है, इसको तुमने डेटाबेस में इंसर्ट करना है, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि हमें क्यूरी फार्मूलेट करेंगे, ठीक है, SQL की क्यूरी। अब वो क्यूरी, ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है, तो हमने एक इंसर्ट की क्यूरी फार्मूलेट की है, ठीक है। अब इंसर्ट की क्यूरी ने क्या किया है कि उसने RDBMS को बताया है कि ये रिकॉर्ड इस डेटाबेस में, इन टेबल्स में, इस फॉर्मेट में इंसर्ट करना है, ठीक है। अब RDBMS का काम है कि वो कैसे हमारी क्यूरी को परसेप्ट करता है और अपने साथ लिंक डेटाबेस में उसको स्टोर करवा देता है। यूज टू परफॉर्म द CRUD ऑपरेशंस, ये वही हैं जो हम देख चुके हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। इसमें हमारे पास जो है यूज़र्स की मैनेजमेंट होती है कि हमने यूज़र्स के रोल्स एंड प्रिविलेजेस की सेटिंग होती है, ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, बैकअप्स होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑप्शंस होते हैं। उसके अलावा हमारे पास सर्चिंग एंड फिल्टरिंग के ऑप्शंस हमें RDBMS प्रोवाइड करता है, ठीक है। यूज टू डिफाइन टेबल्स एंड स्ट्रक्चर्स। अब देखें कि डेटाबेस की क्यूरी क्या है, कि हम जब एक क्यूरी बनाते हैं तो क्यूरी हम इन डिटेल जब SQL की इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन और सिलेक्शन की क्यूरीज हम देखेंगे, तो उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे कि हम SQL के अंदर क्यूरी फार्मूलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, क्यूरीज आर रिक्वेस्ट मेड टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन। कि हम एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, मिसाल के तौर पे हमें एक टेबल है स्टूडेंट का, तो उसमें से रिकॉर्ड जब ज़रूरत है तो हम एक क्यूरी जनरेट करेंगे, हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे RDBMS को। अब RDBMS ने उस रिक्वेस्ट को परसेप्ट करना है, उसके बाद डेटाबेस में से वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन लेके आके हमारे पास शो करवा देनी है। As the database structure become more and more complex, it become more difficult to get the specific piece of information we want, ठीक है। अब जिस तरह हम बड़ी डेटाबेसेस की बात करते हैं, तो वो टाइम के साथ साथ जिस तरह एप्लीकेशन इवॉल्व होती है, अपग्रेड होती है, तो उसकी जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, वो भी अपडेट होता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर और उसका स्कीमा कम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो हमें फिर मल्टीपल टेबल्स में से रिकॉर्ड्स को निकालना, उनको फेच करना एक हेक्टिक प्रोसेस होता है। उसके लिए हम फिर एक एफिशिएंट क्यूरी बनाते हैं, ठीक है। वो क्यूरी क्या करती है कि वो क्यूरी सिर्फ हमारा स्पेसिफिक रिकॉर्ड डेटाबेस में, वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड की रिक्वेस्ट भेजती है डेटाबेस को, और डेटाबेस उसके मुताबिक उसको वो क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा के जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड है वो हमें रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है हमारी SQL क्यूरीज का। अब
इससे पहले कि हम उसको स्टार्ट करें, हम कुछ जो रिलेशनल डेटाबेस के कंसेप्ट्स हैं उसमें एक कोर कंसेप्ट है की का, ठीक है। जो मेजरली कीज यूज होती हैं वो हमारे पास दो कीज हैं जो कि एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि एक है प्राइमरी की और दूसरी फॉरेन की। अब कीज बेसिकली करती क्या है? कीज इन DBMS इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अ रो, ठीक है। बेसिकली जब आप एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो एक रो को जो आइडेंटिफाई कर रही है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। अब ये देखें, जिस तरह एक ये मैंने स्टूडेंट का टेबल बनाया। अब ये स्टूडेंट के टेबल में ये हमारे पास स्टूडेंट का नेम है, उसका फ़ोन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है। अब ये उसकी आईडी है, ठीक है। अब ये जो आईडी है दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी की। हम एक प्राइमरी की लाजमी बनाते हैं इस रिकॉर्ड की यूनिकनेस को। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक और बिल्कुल सेम नाम का स्टूडेंट होता, उसका नंबर भी सेम होता, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम होती, लेकिन यहाँ पे उसकी प्राइमरी आईडी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, जो कि उसको यूनिक बनाएगी इन द इंटायर डेटाबेस। अच्छा, ठीक है। दे अलाउ यू टू कीप द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स, ठीक है। जब भी आपने रिलेशन बनाना होता है तो आपकी जो कीज हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसको हम अगली स्लाइड में समझेंगे कि वो कैसे काम करती हैं। कीज हेल्प यू टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल बाय कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉलम्स इन द टेबल, कि हम एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स को आपस में लिंक कर देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ की टू मेक अ रिलेशन। Key is also helpful for finding unique record or row from the table, कि जब भी हमें एक रिकॉर्ड फाइंड करना होता है तो एक उसकी यूनिकनेस, चूँकि वो प्राइमरी की पे बेस कर रही होती है, तो हम उसकी बेस पे उस रिकॉर्ड को फैच करते हैं। अब दो कीज हैं, एक प्राइमरी की है, एक फॉरेन की है, ठीक है। अब प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की इज अ कॉलम or group of column in a table that uniquely identifies every row in a table। अब जिस तरह ये हमारे पास एक आईडी है, ठीक है, तो इस आईडी को हमने यहाँ पे प्राइमरी की डिक्लेयर की है स्टूडेंट में, तो ये अब इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, इसकी की यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं हो रही, ठीक है। द प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेट, मीनिंग द सेम वैल्यू कैन नॉट अपीयर मोर देन वंस इन अ टेबल, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर इसको हमने प्राइमरी की हमारी RDBMS ने 500 एलोकेट कर दिया तो वो किसी और रिकॉर्ड को 500 एलोकेट नहीं करने देगा। अगर हम एक रिकॉर्ड को रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं, ठीक है, कि वो उसको 500 दे, हम खुद से अपडेट करते हैं, देन वो एरर दे देगा कि ऑलरेडी इस आईडी के साथ एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन प्राइमरी की, एक ही प्राइमरी की होगी, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं होगी, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा प्राइमरी की होगी तो फिर तो यूनिकनेस का मकसद ही फोत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने रिकॉर्ड को यूनिक बनाने के लिए अपनी प्राइमरी की को सिंगल रखना, ठीक। उसके बाद आता है फॉरेन की। फॉरेन की इज अ कॉलम दैट क्रिएट्स अ रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। जब भी हमने दो टेबल्स के दरमियान रिलेशन क्रिएट करना होता है तो हम प्राइमरी और फॉरेन की मदद से करते हैं। ये बेसिकली एक्ट एज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टू टेबल, ठीक है। अब ये कैसे क्रॉस रेफरेंस के तौर पे एक्ट करता है, इसको हम यहाँ पे इन टेबल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट का टेबल है, एक कोर्सेज का टेबल है, एक टेक कोर्सेज का टेबल है। अब देखें स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास ये प्राइमरी की है, कोर्सेज के टेबल में जो कोर्स की प्राइमरी की है वो ये है, ठीक है। अब देखें हमने एक अलोकेट कोर्सेज का या टेक वो कोर्सेज का एक हमने टेबल बनाया सेपरेट। अब उसमें क्या किया है, हमने इसकी प्राइमरी की, जो इसकी प्राइमरी की थी वो हमने एज अ फॉरेन की यूज़ की है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें, अब इसका मतलब क्या है हुआ, ये जो पहला रिकॉर्ड है इसका मतलब ये है कि अब ये 500 का मतलब है कि ये स्टूडेंट है मैथ, ठीक है। इसको ये वाली इसकी क्लास जो है, इसका जो कोर्स है वो ये है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये कोर्स है, ठीक है, 1, ठीक है, 001, इसको ये कोर्स अलोकेट किया गया है और
ये इसका सेमेस्टर है, ठीक है। अब ये बेसिकली जो कंसेप्ट है ये प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से हम टेबल्स को आपस में लिंक करते हैं, ठीक है। ये इसमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आपकी डेटाबेस नॉर्मलाइज होनी चाहिए, ठीक है। आपकी डेटाबेस एफिशिएंट होनी चाहिए, ताकि जब भी आपको रिकॉर्ड ज़रूरत पड़े तो आप एक क्यूरी फार्मूलेट करें, उस क्यूरी के मुताबिक मल्टीपल टेबल्स में से रिकॉर्ड फैच हो और आपके सामने जो आपका रिक्वायर्ड रिकॉर्ड है वो आउटपुट की फॉर्म में जो है वो शो हो जाए, ठीक है। तो आई होप सो, आई होप ये आपको क्लियर होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो हम इसको जो देखेंगे, हमारे पास जो एसक्यूएल की क्यूरी फार्मूलेशन है इन एसक्यूएल, उसको हम इन डिटेल देखेंगे कि हम इसमें माई एसक्यूएल में किस तरह क्यूरीज़ को फार्मूलेट करेंगे। इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन और सिलेक्शन की क्यूरीज़ को हम किस तरह फार्मूलेट करके अपने RDBMS में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।